सबसे पहला सवाल आपसे बच्चों पूछ सकता है कि मध्यकालीन जो हमारे भारतीय इतिहास के पुरातात्विक सोर्स यानी आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हमें उनका आपको प्रमाण देने बोलेगा, या फिर कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल स्रोतों का क्या करें, वर्णन करें। भाई दोनों बातों का मतलब क्या आपको एक ही मिलेगा। तो मध्यकालीन यानी मेडिवल इंडिया के टाइम पे आपको बताना है कि हमारे भारतीय इतिहास में जो हमारे पुरातात्विक यानी जो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो खोद खुदाई के निकाले हुए हम लोग स्रोत हैं उनका आपको वर्णन करने बोला गया है। इसी के तहत देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के थ्रू बताया गया है कि इसमें देखिए मुख्यतः तीन चीजें, एक है शिलालेख है, एक हमारे पास सिक्के हैं, और एक हमारे पास जो स्मारक मिले हुए। ये तीन हमारे पास जो कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत इस प्रकार बांटे हुए, एक शिलालेख के आधार पे, एक आप सिक्कों के आधार पर बांट सकते हैं, एक हमारे पास जो स्मारक या चिन्ह मिले हुए उनके आधार पर हमने कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। तो पहला ही हमारे पास है जो है शिलालेख। आइए जानने की कोशिश करते हैं शिलालेख में क्या है हमें। तो शिलालेख चट्टान, पत्थर, मंदिर की दीवारों और धातुओं जैसी ठोस स्तर पर उकरे हुए लेख हैं। यानी आप मानते होंगे दीवार पे जो निकासी की हुई रहती है उस टाइप के सेक्शन में जो लिखा रहता है उसे हम शिलालेख कहते हैं। राजाओं के जो शाही फरमान होता था, समर्पण और दान, युद्ध में जीत की स्मृति में बनाए गए जो स्मारक होते थे, मृत योद्धाओं की याद में बनाए गए जो स्मारक, ताम्रपत्र, अनुदान, ये सब शिलालेख के क्या यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि ये सब शिला कोई राजा मान लीजिए जीता, कोई राजा के कह सकते हैं कोई राजा की वीरगति को प्राप्त हो गया, ताम्रपत्र अनुदान हो गया, ये सब के सब शिलालेख के कुछ पार्ट बताए यहाँ पे कह सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया गया। अगला है सिक्का। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि आपने ये तरह तरह के सिक्के अभी देखे होंगे। जैसे भारत में देखिए सिक्कों में बहुत सारे चेंजेस किया जाता है। कभी आपने देखा हो 1 रुपये का सिक्का जो मोस्टली कभी छोटा शेप में आता था, फिर बड़ा हो गया, फिर देखिए उसमें चेहरे में चेंज क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग जो कह सकते हैं अपने जो पुराना डीएनए रहता है उससे हमें अपना इतिहास भी पता चलता था कि ये लोग ये हैं, मालूम चलता रहता है। उसी तरह यहाँ सिक्के भी क्या है, हमारे सिक्के का भी जो इतिहास में देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि सिक्के जो है इतिहास के महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं। वे राजाओं के नाम, उनकी जो उपाधि रहती थी, उनके चित्र, घटनाओं, स्थानों, जो भी उनकी तिथि रहती थी, राजवंश और लोगों के साथ ये बताते थे। सिक्के में धातुओं की संरचना से हमें साम्राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजा की जो सैन्य विजय है, क्षेत्रीय विस्तार हो गया, व्यापार संबंध हो गया और धार्मिक आस्था जैसी उपलब्धियों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी सिक्कों द्वारा मिल सकती है। यानी अगर आप देखिएगा तो आप मान के चलते हैं अभी आपके पास कोई सिक्का होगा उसमें हमें कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आपकी तस्वीर मिलेगी, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में उनके बारे में जानना चाहिए, उन्होंने क्या क्या किया था। ये सब चीज मन में आपके घटित होता है तो आप उनके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। और ये हमें क्या करता है, जैसे हर जमाने जैसे आपको मालूम होगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इस टाइम में क्या होता था बेसिकली हमारे पास उस जगह जो धातु मिलता था, धातु के बारे में पता मिलता है कि हाँ उस जमाने में पहले हमें तांबा मिला था, ये मिला था, ये सब की सब चीज जानकारी जो मिलता है वो सिक्का के थ्रू मिलता है। इसलिए सिक्का जो होता है इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने दादा दादी से पूछेगा या फिर आपके पापा से पूछिएगा तो बताते होंगे कि हमारे जमाने में सिक्का जो रहता था वो गोल्डन कलर का या फिर कह सकते हैं तांबे टाइप का मिलता होगा आपको। क्यों? क्योंकि उस टाइम का सिक्का का वो मॉडल चल रहा था। अभी सिक्के से हमें पता चला कि उस टाइम का धातु किस प्रकार यूज होता था। तो सिक्का क्या है, धातु का बना हुआ है, तो सिक्के से हमें तमाम प्रकार की जो छपाई हो गया ये जानकारी हमें क्या मिलती है, सिक्के के थ्रू मिलती है। अगला है हमारे पास है स्मारकों, यानी कि मध्य युगीन जो भारत में हमारे पास है, जैसे मान के कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, जामा मस्जिद हो गया, मोती मस्जिद हो गया, जैसे भुवनेश्वर में मस्जिद हो गया, आगरा हो गया, जयपुर महल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, अभी वर्तमान में अयोध्या ले लीजिए, ये सब के सब हमारे क्या है, स्मारक है जिनके थ्रू हमें भारतीय इतिहास का क्या करता है पता चलता है। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट क्या है रिसोर्सेज है या सोर्सेज कह सकते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों को वर्णन करें तो आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे से बना के आराम से लिख लीजिएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो हमें हिंदी में बता दिया, अब अगर हम पेपर इंग्लिश में आएगा तो हम लोग इस पर, भाई चिंता मत करो, मैं आपसे बच्चों के लिए काम करता हूँ। तो हिंदी प्लस इंग्लिश जितना जब से हो पाएगा ना, मैं आपको खुद ब खुद कंटेंट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ताकि आपसे बच्चों पेपर में जब आएगा ना कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को पूछ दिया देखिए इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मेडिवल इन हिस्ट्री। देखिए मेडिवल का स्पेलिंग याद रखिएगा बच्चों। जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी लगता था MEDIEVL होता था, मैं ए छोड़ देता था, लेकिन कुछ दिन जब मैं बेसिकली बच्चों पढ़ाने से स्टार्ट किया तब मुझे मालूम चला कि हाँ यहाँ पर ये मिसप्रिंट ए हमसे भी छूटा हुआ है। तो याद रखिए मेडिवल का स्पेलिंग क्या होता है, MEDIAVAL, ठीक है, यहाँ पर होता है आपका। तो आपको इंडियन हिस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल सोर्स बताना वही हमारे पास है, इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब के सब तमाम जो चीज़ है वो हमारे कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के। तो अगर आप में जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो इस इंस्क्रिप्शन में लिख लीजिएगा, कॉइन्स के बारे में लिख लीजिएगा, फिर हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे स्मारक चिन्ह हैं उनके बारे में आप यहाँ से बता के लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास पूछा जाएगा, अब वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिखते रहिए इंग्लिश वाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला हमारे पास है कि जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास है, यानी हमारे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारा, उसके जो पुरातात्विक स्रोत है आपको वर्णन करना है। यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, ठीक है, यहाँ पर हमने मेडिवल मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ा था। यहाँ हमारे पास जो है
जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारे पुरातात्विक स्रोत है उनका आपको वर्णन करना है। अब मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ, तो देश की आज़ादी के बाद का समय लगभग मान के चलिए ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक है, तो अब इसके भी स्रोत है हमारे पास, जैसे पहले ही बताया वो चित्र। ठीक है, इसको कुछ स्रोत से बांटा गया, तो पहले इस स्रोत से हमारे पास चित्र है। औपनिवेशिक कला की जो पेंटिंग होती थी उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें कैसे जानकारी प्रदान करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंटिंग की यहाँ पर क्या की थी, शुरुआत की थी, जिसे आमतौर पर पटना कलाम के नाम से जाना जाता था। वे लोग और दृश्यों को वैसे चित्रित करते जैसे उस समय थे। ये कृति व्यापार, त्योहार, नृत्य आदि लोगों के कपड़ों को दर्शाती थी। 1840 के दशक में भारत में फोटोग्राफी के आगमन तक कंपनी की पेंटिंग 19वीं शताब्दी में क्या थे, लोकप्रिय थे। आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा, उम्मीद करता हूँ, प्रेमचंद के फटे जूते, याद है आपको? कि कह सकते हैं कि आपके पास भले पैसे ना हो लेकिन आपको अच्छा दिखना चाहिए, कैमरे के सामने आपका चेहरा खुशी मिजाज होना चाहिए। वही प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे भारत में जो चित्र है, चित्र क्या बताता है हमें, हमारे समाज के कि चित्र जो है, जो औपनिवेशिक काल यानी जो कॉलोनियल पीरियड था बेसिकली, यानी कह सकते हैं ब्रिटिश काल समझ सकते हैं एक प्रकार से, तो उस टाइम हमारे जो भी कंडीशन थे उसको पेंटिंग के थ्रू क्या किया, रिप्रेजेंट किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका शुरुआत किया, उसके बाद ये पटना कलाम के नाम से जाने लगा। उसका लोग जैसा दिखते थे उस प्रकार का वो इमेज बनाते थे या पेंटिंग बनाते थे। और ये आप कह सकते हैं भारत में जो 80 का दशक में जब हमारे पास फोटोग्राफी आया फिर भी, लेकिन ये हमारे पास 19वीं शताब्दी लगातार चलता रहा। और पेंटिंग का चलन आज भी, आप भी अगर देखते होंगे कि जो फेमस पेंटर है, जैसे पिकासो नाम सुने होंगे, ये सब की जो पेंटिंग रहता है वो करोड़ों में बिकते हैं। ठीक है, उस कला का महत्व, जैसे आपने एक, मुझे याद नहीं पा रहा, शायद मोनालिसा का पेंटिंग है, ठीक ना, मोनालिसा का पेंटिंग देखिएगा लगा हुआ है, उस पेंटिंग की कीमत कितने सोचिए, जब जिस शायद अगर मैं मुझे याद तो नहीं आ पा रहा, ठीक है, किसी ने बनाया था उस पेंटिंग, सोचिए कीमत कितने। तो पेंटिंग का महत्व पहले भी था, आज भी इसका महत्व जो शौकीन लोग भाई अपने घर पे रखते होंगे लोग। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है कि अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है, पेंसिल चित्र है, नक्काशी है, पोस्टर हो गया, कार्टून हो गया, बाजार प्रिंट जो है 1857 के हमारे महान विद्रोह के विशेष रूप में ये मूल्यवान क्या हमारे पास रिकॉर्ड है। यानी जो 1857 का सबसे पहला विद्रोह शुरू हुआ, तो ये हमारे लिए क्या रहा, पेंसिल चित्र, नक्काशी, पोस्टर कार्टून, ये सब के सब क्या है, मूल्यवान रिकॉर्ड रहे। अगला पॉइंट बताया हुआ है, उनमें से कुछ जो कह सकते हैं ब्रिटिश नायकों का सम्मान करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोही को क्या किया, कुचल दिया। ऐसे ही एक उदाहरण है थॉमस जॉन्स वर्कर की 1859 की लखनऊ की राहत है। इस समय की अवधि की एक और कलाकृति जोसेफ नोएल पेंटन द्वारा लिखित इस मेमोरियल में 1857 के विद्रोह को पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे एक पेंटिंग के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया था। अगला पॉइंट बताया हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एक नया जो कला आंदोलन था वो विकसित हुआ, जो मुख्य रूप से भारत के हमारे जो बढ़ते राष्ट्रवाद का हमारा जो प्रेम था उससे वो प्रेरित था। इस नए आंदोलन का प्रतिनिधित्व नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों ने किया। ईबी हैवेल और आनंद कोटिस कुमार स्वामी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के उदय में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जो हमारे पास किले हैं, देखिए किले भी एक सोर्सेस हमारे पास, जैसे आपको महाराष्ट्र में जाइए तो आपको बहुत सारे किले मिलेंगे। ठीक है, तो किले जो है वो सैन्य शक्ति और नियंत्रण के प्रतीक के रूप में हमें खड़े दिखते हैं। इस अवधि के दौरान पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कई ब्रिटिश किलों का निर्माण किया गया। उन्होंने गढ़ों, रणनीतिक ठिकानों और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में यहाँ कार्य किया। उदाहरण के लिए चेन्नई में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिणी भारत में देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यालय रूप में कार्य करता था। ठीक है, अगला हमारे पास है औपनिवेशिक इमारतें। यानी औपनिवेशिक इमारतें उस समय की स्थापित शैली को दर्शाता है। इसका निर्माण जो भारत में बढ़ी कह सकते हैं जो ब्रिटिश उपस्थिति था उसकी समायोजित करने के लिए किया गया था। जैसे कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल आपने देखा होगा, बहुत बड़ा एक महल टाइप का लगता है, ये इसका एक उदाहरण है। रानी विक्टोरिया याद में बनाई यह शानदार संरचना ब्रिटिश और भारतीय वास्तुकला प्रभाव के निर्माण को दर्शाती है। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है सिक्के। सिक्के उसी तरह से हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, सिक्के व्यापार और आर्थिक लेनदेन के ठोस सबूत के रूप में ये काम करते हैं। ब्रिटिश भारतीय सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली के एकीकरण को दर्शाते हैं। 1858 में बनाया गया बॉगवे प्रेसिडेंसी ₹1 सिक्का इस समय कह सकते हैं औपनिवेशिक मौद्रिक प्रणाली का हमारे पास क्या उदाहरण दिया गया है। अगला जो हमारे पास व्यापार का लिए गोदाम बनाया गया तो उसके बारे में बताया गया क्या कि व्यापार गोदामों में जो ब्रिटिश कह सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय हमारे अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ब्रिटेन और भारत के बीच जो व्यापार होता था उनमें जाने वाले सामानों के लिए भंडारण सुविधा के रूप में कार्य करते थे। जैसे मुंबई में कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग है जिसे पहले बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। यह उल्लेखनीय उदाहरण है। औपनिवेशिक काल के दौरान यह कपास व्यापार के रूप में क्या था, कार्य करता था। आधुनिक भारतीय इतिहास के ये जो कह सकते हैं भौतिक स्रोत हैं ब्रिटिश भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं। वे उपनिवेशिक काल के सैन्य, स्थापत्य, आर्थिक
और सांस्कृतिक आयामों की प्रकट करते हैं। इन अवशेषों के अध्ययन से हमें संरक्षण से हमें महत्वपूर्ण युग की गहरी बात क्या होती है समझ में आती है। अब ये था हमारे पास तो हिंदी में। अब जो भी बच्चा इंग्लिश में लेना चाहता है वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा कि डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। पिक्चर्स हो गए हमारे पास, पेंटिंग्स हो गए, ठीक है, यही बात यहाँ बताया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है सारा सारा, किले हो गए, कैसल हो गया हमारे पास, कॉलोनियल बिल्डिंग हो गया, अपने काल में जो बिल्डिंग्स बनी इमारतें रहती थी वो, कॉइन्स हो गए, सिक्के होंगे हमारे, ट्रेड वेयर हाउस हो गया हमारे पास। तो ये सब किसी हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये थे हमारे आप सभी बच्चों के लिए FIB सेमेस्टर 1 23-27 सेशन का मेजर माइनर MDC का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर यहाँ से पूछा